नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों मैं हूं नितेश और आज की इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 10 का चैप्टर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका हमने प्रश्न नंबर 4.2 का पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 कर लिए थे सारे। आज हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक है ना। इसमें हमें सीखना है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। कहता है उदाहरण 1 में कुछ समस्याएं दी गई हैं, उन समस्याओं का हमें निदान करने के लिए बोला, तो उसके लिए हमें क्वेश्चन नंबर 2 पे चलना पड़ेगा। उदाहरण 2 कहाँ पे? यार ये उदाहरण 2, ये 6 है उदाहरण। यार ये उदाहरण 2 उदाहरण 2 उदाहरण 2 उदाहरण 2। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बनके, आए हो मेरी जिंदगी मेरे दिल में यूं ही रहना, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बन के आए हो मेरी जिंदगी। ये बताइए यहाँ पे तो उदाहरण 3 से दिया हुआ है, उदाहरण 2 कहाँ है? उदाहरण 2 हमें दिख ही नहीं रहा है। बताइए उदाहरण 2 कहाँ है? ये 4.2 स्टार्ट हो जा रहा है। उदाहरण 2 कहाँ है? उदाहरण 2 ऊपर है क्या? शायद ऊपर ही कहीं दिया होगा। उदाहरण 2 ये है, उदाहरण 2 ये है, इसे सॉल्व करने के लिए कहा है क्या? इन समस्याओं को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अच्छा अच्छा, ये यहाँ पर बना हुआ उदाहरण 2 है ना, ये इनको कहता है समस्याओं का हल करना है, इन समस्याओं को हल करना है। तो चलिए एक एक को देख लेते हैं। पहली बात तो हमें पता करना पड़ेगा कि वो आखिर समस्या द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण है या नहीं उसको पता करने के लिए उसे हमें पहले सॉल्व करना होगा। तो ये क्वेश्चन है, इसको देखो यहाँ पर सॉल्व किया गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, इसको एक्स प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोला गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये, और इधर बराबर क्या था 2x माइनस 1। तो इन्होंने बाया पक्ष पहले लिया है फिर दाया पक्ष लिया है, ठीक है ना। और दोनों के करके देखा तो यहाँ पर पता चल गया, लिखा जा सकता है। अतः यहाँ पर दिया है ये संख्या एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ये चीज जब आया तो ये क्या है, जाहिर सी बात है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का है, जिसकी वजह से ये एक हमारा द्विघात समीकरण है। तो हम इसे चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 को सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे ये हमारा इसके मूल क्या हो। तो उसने यही कहा है क्वेश्चन में, इसको सॉल्व करना है, जो समस्याएं दी हमको सॉल्व करना है। तो चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इस समस्याओं को। तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है 1 है, उसको इस 8 से क्या हो करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर 1 का जब 8 में मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो 8 ही प्राप्त होगा, और 8 के आपको फैक्टर कर लेना है। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब इसका ऐसे फैक्टर करना है 8 के कि प्लस करने पर 6 आना चाहिए, यानी प्लस करने पर 8 के ऐसे तो फैक्टर बताना है जिनको हम अगर प्लस कर दें तो हमारे पास 8 आए, सॉरी 6 आए, और अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को तो 8 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं? 4 2 6, 4 2 नहीं 8, यानी कि 4 2 जा 8 भी होता है और 4 प्लस 2 6 भी होता है। तो यानी कि यही सीधा बन जाएगा। अब इसको जब लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर, अब मुझे माइनस चाहिए इसमें माइनस का 4x ले लूंगा और माइनस का 2x भी ले लूंगा, क्योंकि तभी मुझे माइनस मिलेगा, और हमें पता है सेम साइन में ऐड होता है। अब इसके बाद देखो इन दोनों में से x कॉमन है तो x माइनस 4 है ब्रैकेट में हो जाएगा, और माइनस के यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो x माइनस 4 यहाँ से बच जाएगा। अब इन दोनों से, इसमें से और इसमें से फिर से आपको x माइनस 4 कॉमन दिख रहा है, तो बचेगा क्या, x माइनस 2 बराबर 0, राइट। अब उसके बाद लिखोगे यदि अगर हम x माइनस 4 बराबर 0 लेते हैं तो हमारे पास x बराबर 4 आ जाएगा, और अगर हम x माइनस 2 बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर 2 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न के दो मूल कौन कौन से हैं, एक 4 है और एक 2 है। बातें समझ में आई या नहीं समझ में आई बच्चों? उम्मीद है बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी कि पूरा वही सिस्टम है जो हमने क्वेश्चन 1 में सीखा था, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं क्या अगला है या नहीं। देखो दूसरा क्वेश्चन, जब इसने दूसरे को किया है तो इसने देखा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 12 आया, जो कि एक हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का नहीं है,
तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, और अगर सॉल्व भी करोगे तो x⁻12 आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर बायां पक्ष दायां पक्ष किया तो देखो यहाँ पर ये नंबर प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? ये एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 प्राप्त हुआ, है ना। तो ये एक हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का है, जिसकी वजह से ये क्या है, एक हमारा द्विघात समीकरण होगा। तो आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, और ये कहाँ से प्राप्त हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। तो ये क्वेश्चन को हम भी सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमने सारे मेथड नहीं पढ़े हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे तभी ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं सॉल्व हो पाएगा पता है? क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर 1 दिया है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी ये 3 मिल ही नहीं सकता, और उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी अभी क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी सीधी धारा 4x सूत्र की, तब ये सॉल्व हो पाएगा। अभी हम इसको सॉल्व करने में सक्षम नहीं है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को अभी हम साइड में रखते हैं क्योंकि यहाँ पर जोड़ा ही नहीं बन पाएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। तो जोड़ा जिसका बनेगा वही हो सकता है, इस वजह से हम इसको अभी साइड में रखते हैं। आइए और क्वेश्चन यहाँ पर इसको देखो। ये क्वेश्चन अगर आप इसे भी देखोगे तो इसको भी अभी हम सॉल्व नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ ये जो सॉल्व होगा वो ये वाले प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से सॉल्व होगा, जो कि अभी मैंने आपको बताया नहीं है, इसलिए इसे भी हम साइड में रखेंगे क्योंकि 2 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे 2, और 2 के ऐसे कोई भी फैक्टर नहीं बन पाएंगे जिनको हम प्लस करने पर 2 लागे बने। क्या एक करना 1 होता है, लेकिन 1 1 2 आ जाएगा, एक ने 1 और 1 को मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है, 2 नहीं आता। इस वजह से इसको भी हम साइड में रखते हैं, ठीक है ना। चलो आते हैं आगे देखते हैं। बस यही था क्वेश्चन में, हो गया खत्म, ठीक है ना। तो उसने यही कहा था, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कुछ कि जो है ये हमने क्वेश्चन जो खोला है वो दूसरा हमने खोल दिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर और 2 हमको यहाँ पे कहीं दिख ही नहीं रहा है। ये क्वेश्चन नंबर उदाहरण 4 दिया है, उदाहरण यहाँ पर देखिए उदाहरण 3 है, उदाहरण 3 के बाद गायब है, इसमें दिया ही नहीं है। तो चलिए इसको रहने देते हैं। वैसे भी आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि हम किस तरह से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, उनके द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तो उदाहरण 1 में दिए गए, सॉरी यहाँ पर लिखा है उदाहरण 1 में दिए गए समस्याओं को, 1 में तो 1 भी तो नहीं था, जब 2 नहीं था तो 1 कहाँ से आएगा। चलिए छोड़ो उसको, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है ना। क्योंकि उदाहरण 1 की समस्याएं कहाँ दी, आओ दिखा देते हैं फिर से एक बार। आइए उदाहरण 2 में दिया है 1 की समस्या, उदाहरण 1 ये 5 उदाहरण देखो तो जाओ ध्यान से। उदाहरण 3 हो गया, ठीक है ना, उदाहरण 3। अब उदाहरण 1 गायब है, देखो उदाहरण 1 कहीं नहीं दिखेगा आपको। देखो व्यापक समीकरण वास्तविक गुणनखंडों द्वारा उदाहरण 1, उदाहरण 1 वही है क्या, मुझे लगता है उदाहरण 1 की बात की है तो ये नहीं, उदाहरण इसके ऊपर वाले उदाहरण की बात की है, इसके ऊपर उदाहरण 1 है। ये क्वेश्चन की बात की है जी, ये क्वेश्चन दिया है ना यहाँ पर। ये कहता है कि जान और जीवंती दोनों ही के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 हो जाता है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो कोई बात नहीं, आइए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहता है जान और जानवी कहता है कि जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। तो यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा, एक के पास मानना पड़ेगा ना, तो मानेंगे जान के पास कंचों की संख्या बराबर कितनी थी, x थी। तो जावंती के पास कितनी थी बताओ, तो जावंती के पास कितनी हो जाएगी, जावंती के पास मुझे बताओ। उसने कहा है दोनों के पास मिलाकर 45 थे, और हमने मान लिया कि उसके जान के पास x थे, तो इसके पास 45 से x को हटा देंगे तो जो बचेंगे वही तो जान के हुए, जावंती के हुए। अगर मैं कह देता हूँ मेरे और आपके पास मिलाकर के कुल 20 रुपए है, और उसके बाद मैं कह दूं कि आपके पास 5 रुपया है, यानी कि दोनों लोग का मिलाकर के 20 रुपए था, जिसमें से आपने 5 रुपए उसमें दिया है, उसमें आपका सिर्फ 5 रुपए है, तो बचा हुआ मेरे पास कितना हुआ 20 माइनस 5। दूसरी तरफ मैंने मान लिया कि दोनों के पास मिलाकर 45 दिया था, और मैंने जान को मान लिया उसके बाद कंचों की संख्या x है, तो जावंती होगी, जावंती 45 में से उसका x हटा देंगे, टोटल में से उसका वाला हटा देंगे, जो बचेगा जावंती होगा। फिर उसने कहा है दोनों ने 5-5 कंचे को भी दिए। अब इसके आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, प्रश्नानुसार दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए, तो यक्ष ने भी 5 खो दिए, और 45 माइनस जो यक्ष था
उसने भी 5 खो दिए, फिर उसके बाद जो जो आता है उन दोनों का गुणनफल कितना है, 124 है। ये लो समीकरण बन गया। हमने जान को कितना माना था, जान को हमने माना था यक्स है उसके पास, और जावंती के पास कितना था, जावंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस, ठीक है ना। फिर उसने कहा कि दोनों ने 5-5 खो दिए, तो अगर इसके पास x थे 5 खो देगा तो x माइनस 5, और इसके पास 45 माइनस एक्स थे तो 5 खो देगा, 45 माइनस एक्स से हम 5 घटा देंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि हम इसको एक लाइन सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 5, और ये बन जाएगा 45, 5 घट जाएगा तो 40 माइनस एक्स बराबर 124। जी अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं आपस में, एक्स का मल्टीप्लाई इसमें कराओ पहले तो कितना बनेगा 40 एक्स, है ना, और फिर एक्स के इसमें कराओगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर बनेगा, और 5 के इसमें कराओगे तो माइनस का 5 चौके 20 200 बनेगा, इसमें कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस का 5 एक्स बनेगा बराबर 124। ये लाइन समझाई, यानी पहले एक्स का मल्टीप्लाई तो 40 एक्स के इसमें किए तो माइनस का एक्स स्क्वायर, 5 का इसमें तो माइनस का 5 चौके 20 200, और इसका इसमें माइनस माइनस प्लस का 5 बराबर 40 इसका जोड़ीदार यहाँ पर बैठा है, एक्स स्क्वायर कोई जोड़ीदार नहीं, माइनस एक्स स्क्वायर वैसे 40 एक्स और ये 5 एक्स प्लस का 45 एक्स तो हो जाएगा, राइट। ओके, अब उसके बाद ये 200 जो है इसको मैं इधर बुला लेता हूँ तो माइनस का 200 और माइनस का 124 हो जाएगा बराबर 0। अब मैं क्या करता हूँ, माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 45 एक्स है, तो इस दोनों को जोड़ देता हूँ तो माइनस कितना हो जाएगा 4 2 और 2 1 3 बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत, माइनस का मल्टीप्लाई करवा देता हूँ पूरे में, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 45 एक्स हो जाएगा, और या ये हो जाएगा प्लस का 3 क्योंकि मैंने माइनस का मल्टीप्लाई करवा हो गया। अब ये समीकरण बन गया है हमारे पास कुछ इस तरह का। अब 324 को आपको क्या करना है, तोड़ना पड़ेगा, तो 324 को तोड़ते हैं फटाक से, तो 2 1 कम 2 1 बचेगा, 2 छंगे 12 2 दूनी 4, फिर से 2 से तो 2 8 16 होता है, और 2 1 कम 2, फिर से 3 से 2 27 3 81 होता है, फिर से 3 से 3 9 27 होता है, और 3 1 कम 3 3 का 9 होता है, 3 1 कम 3 होता है। अब हमको 45 चाहिए, जोड़ने पर 45 आना चाहिए, तो 2 दूना 4 3 12, हाँ 12 27 बन सकता है क्या, 12 और 27, देखो 7 5 12 1 3 1 4 7 5 नहीं 12 और 27 था ना, तो वहां बनेगा 12 और 27 नहीं बनेगा, 3 2 दूना 4 3 12 12 3 36 36 और 9, हाँ 36 और 9 बन जाएगा, 36 और 9 से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 36 और 9 जोड़ोगे तो 45 भी होता है, और 36 और 9 को मल्टीप्लाई करने पर हमें 324 मिल भी जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इस चीज को हम हटाते हैं और उसके बाद इस चीज को थोड़ा सा छोटा करते हैं क्योंकि इसका कोई अहम रोल नहीं है, और इसको ऊपर लाते हैं, और हमने यहाँ पर देखा तो हमने क्या किया, इस चीज को हम इसको तोड़ देंगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, और माइनस में चाहिए तो दोनों माइनस में कर लेते हैं, माइनस का 36 एक्स और माइनस का 9 एक्स और प्लस का 324 बराबर, इन दोनों से कुछ कॉमन नहीं है, एक्स कॉमन ले लो, एक्स माइनस 36, और यहाँ से माइनस का कितना कॉमन है 9 कॉमन ले लो, तो एक्स बचेगा, माइनस का 9 3 27 और 9 6 54 बराबर, तो एक ब्रैकेट में आपका आ जाएगा एक्स माइनस 36 और एक में हो जाएगा एक्स माइनस 9 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, एक बार एक्स माइनस 36 बराबर 0 लेंगे, एक्स बराबर आपके पास आ जाएगा 36, और अगर हम एक्स माइनस 9 बराबर 0 लेते हैं तो एक्स बराबर आपके पास आंसर है, यानी अगर इसके पास 36 है तो इसके पास 9 रहे होंगे, और इसके बाद अगर 9 है तो इसके पास 36 रहे होंगे, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया, तो जान के पास x मतलब 36 और जमानती के पास 45 माइनस एक्स यानी 45 माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा, मतलब 45 माइनस 36 बराबर 9, तो एक के पास 9 थे एक के पास 36, ठीक है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चले आगे, चल आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग अपने से ट्राई करने की कोशिश करोगे कि एग्जाम्पल है, ठीक है ना। आइए हम पहले चलते हैं, आप 2 ही क्वेश्चन थे यहाँ पर हमने देख ही लिया, बस 2 ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगर टाइम बचता है तो हम उसको बता देंगे फिर से, वरना नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दिया जाएगा। ये तो 4.1 आइए क्वेश्चन नंबर 3 दो,
क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, कहते हैं ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182। हमें ऐसी दो संख्याएं बतानी है जिनका योग कितना है, 27 आना चाहिए। उन्हें दोनों दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दें तो 182 आना चाहिए। बताइए हम इस क्वेश्चन को किस तरह से कर पाएंगे, हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे, बता सकते हो आप? चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कुछ किस तरह से करते हैं। उसने कहा है कि दो ऐसी संख्याएं जिनका योग 27 है, तो हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मानेंगे, माना एक संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y मान लें। y क्यों माने, उसने कहा दोनों का योग 27 है, दोनों का योग कितना है 27 है, तो एक अगर संख्या हमारी x है तो ये वाली 27 पे कम कर देंगे x, दो संख्या मिल जाएंगे, है ना। अब प्रश्नानुसार कर देंगे। प्रश्नानुसार उसने कहा पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो मल्टीप्लाई है वो कितना है 182। ये तो कहा था ना, देखो ना इस लाइन पे, तथा उनका गुणनफल 182 है। यानी हमने दोनों संख्याओं को देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास कुछ इस तरह का समीकरण बन गया। बताइए समझ में आया? एक को हमने मान लिया x तो दूसरी की, अब हम क्या करेंगे, इसको x का मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो चलो x का मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ से आएगा 27x और इसमें कराओगे तो माइनस का x स्क्वायर बराबर 182। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को उधर ले चलते, x उधर जाएगा तो x स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो माइनस का 27x और ये तो उधर है ही तो प्लस का 182 बराबर 0। वही काम 182 के पहले खंड करना पड़ेगा, 182 क्योंकि 182 के 1 मल्टीप्लाई 182, 2 से 9 बार में और 1 कम 13 से 91, बस 14 और 13 बन जाएगा। ये जो है आपका 14 और 13 बन जाएगा, यानी यहाँ पर आपका x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 बराबर 0। छोड़ दिया मैंने, माइनस में ले लिए दोनों क्योंकि प्लस करने पर लाना था। उसके बाद मैंने क्या किया, इन दोनों से x कॉमन ले लो, x माइनस 14 बचेगा और यहाँ से माइनस का 13 कॉमन ले लो तो x माइनस का यहाँ पर भी 14 ही बचेगा बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में आपका x माइनस 14 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में आपका x माइनस 13 हो जाएगा बराबर 0। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर आप x माइनस 14 बराबर 0 लोगे, x बराबर आपके पास, और अगर x माइनस 13 बराबर 0 लोगे, x बराबर आपके पास। कहने मतलब वो दोनों संख्याएं क्या है, एक 13 हो जाएगी संख्या 14 और दूसरी संख्या 27 से आप 14 घटा दो तो बचेगा आपके पास 13, यानी दूसरी संख्या आपके पास 13। यानी ऐसी दो संख्या 13 और 14 हैं, इनको अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 27 और मल्टीप्लाई करने पर 182 आएगा। तो प्रश्न में यही पूछा गया था जो कि हमने बहुत ही प्रेम से क्वेश्चन को कर दिया। आप देख लो ध्यान से, कहां पर दिक्कत है आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। चलो आगे आते। चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो क्रमागत संपूर्ण संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365। अब हमें ऐसी दो संख्याएं बतानी है, ऐसी दो पूर्णांक बताने हैं जिनके वर्गों का योग 365। दो वर्ग, उनके वर्गों का योग, देखो वर्गों का योग लिखा है उसने, तो ऐसी दो क्रमागत संख्याएं मानना पड़ेगा। तो आइए चौथा मान लेते हैं, माना पहली क्रमागत धन पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक बराबर किया तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर, अगली क्या होगी, x में एक जोड़ने पर ही तो आएगा। तो मैं कह दूं 4 है तो 4 के बाद धनात्मक मतलब अगली क्या होगी, 4 में एक जोड़ दोगे तभी तो अगली संख्या 5 आएगी। तो इसी तरह अगर x है तो अगली संख्या क्या होगी, x प्लस 1 होगी। अब उसने क्या कहा है प्रश्नानुसार कि उनके जिनके वर्गों का योग, यानी वर्ग करके जोड़ देते हैं तो 365 आता है। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार उन संख्याओं के वर्गों का योग 365 है। चलो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अंदर 2x बराबर 365।
अब एक्स स्क्वायर मिलकर के हमारे पास 2x² हो जाएगा, और ये प्लस का 2x है ही, और ये प्लस का 1, और इसको इधर बुला लो तो माइनस का 65 बराबर। उसके बाद हम इसको 2x² ही रहने देंगे, लेकिन ये 2x ही रहेगा, और ये घट जाएगा तो माइनस का 364 0 आएगा। बताओ यहाँ तक क्या आपको दिक्कत हुई क्या? यहाँ तक आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत हुई क्या? बताइए, यहाँ तक आपको दिक्कत हुई क्या? अब यहाँ पर बात ये आती है इसको तोड़ने की। अब इसे हमें क्या करना होगा बच्चों? तोड़ना पड़ेगा। अब ये कितने में टूटेगा वो हमें देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा कि इसे हम कितने में तोड़े। तो चलो देखते हैं, इसको तोड़ते हैं। तो यहाँ पर पहली बात तो आप देख सकते हो ध्यान से कि यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, तो 2 का डिवाइड कर दो तो यहाँ पे x² बचेगा, प्लस का x बचेगा, और माइनस का 2 18 में 36 होता है, 2 कम 2 बराबर। और अभी हम पीछे इस तरह के क्वेश्चन को किए थे, इस तरह के क्वेश्चन को अभी हमने जस्ट किया। क्या किए? जस्ट क्वेश्चन इस तरह के, इसको अभी हमने तोड़ा था ना 13 और 14 में, ये भी वही छूटेगा। तो प्लस का 14 ले लो, और माइनस का 13x ले लो, और माइनस का 182 बराबर 0, क्योंकि 13 और 14 ऐसे नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 182 आता है, और घटाने पर 1 लाना, इसलिए मैंने प्लस में है तो 14 को प्लस में, इसको माइनस करेंगे। अब x कॉमन ले लिया तो x प्लस 14 होगा, और यहाँ से माइनस का 13 कॉमन ले लिया तो x प्लस 14 बचेगा बराबर 0। अब मैंने क्या किया? अब हमने यहाँ पर ये किया कि x प्लस 14 एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका, और एक में हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। अब एक बार x प्लस 14 बराबर 0 ले लो तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 14, और एक बार x माइनस का 13 बराबर 0 ले लो तो x बराबर आ जाएगा 13। तो आपके पास 2 आंसर निकल के आ चुके हैं। अब पूछा क्या था इस क्वेश्चन में? 2 क्रमागत धनात्मक संख्या है, उसने धनात्मक कहा है, इसलिए हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा। बताइए, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो गया ना, तो एक 13 होगी तो उसके बाद वाली 14 हो जाएगी। ठीक है, चले आगे। आप मुझे ये बताओ, क्या बढ़ा जाए आगे या फिर यहीं पे थम जाया जाए? उम्मीद है आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं रखा। ओ क्या रखा है इस दुनिया, ओ इस दिल में क्या रखा तेरा ही। देखो कहता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार से 7 सेंटीमीटर वो कम, यानी एक त्रिभुज है जिसकी जो ऊंचाई होती है, त्रिभुज होता है तो उसकी जो ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई ये आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, तो कहता है यदि कर्ण 13 हो तो अन्य 2 भुजाएं अज्ञात कीजिए। कहता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी आधार जितना भी होगा उससे ऊंचाई 7 कम है, तो हम आधार को ही पकड़ के चलते हैं। तो चलो 5 नंबर में आधार को मान लेते हैं। माना त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगी? त्रिभुज की ऊंचाई उसने कहा है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार x का तो उससे 7 सेंटीमीटर कम, x माइनस 7 सेंटीमीटर। उसने ये कहा है कि वो एक कैसा त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज है। तो हम जानते हैं कि उसने कहा एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? एक समकोण त्रिभुज। तो एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं, यहाँ पर जब दिया है समकोण त्रिभुज तो बना देते हैं। ये समकोण त्रिभुज बन गया। अब हमें क्या करना है? उसने हमें आधार हमने x माना है, x है, तो ये कितनी होगी? x से 7 कम, और ये 13 दिया ही था, है ना। तो हमें पता है जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, यानी ऊंचाई का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे कर्ण दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर आधार x का स्क्वायर प्लस लंबाई x माइनस 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 13 3 में 169 बराबर x स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो तो x स्क्वायर प्लस 7 7 49
और 2ab माइनस का 2 सतह 14। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको उधर ले चलते हैं। तो 2x², एक लाइन और कर लेते हैं, 169, ये x² मिल करके 2x² और प्लस का 49 है, तो 49 को ऐसे रहने देते हैं और माइनस का 14x। अब क्या करते हैं, सबको इधर लाओ, तो 2x² या यूं करो, इसको हम उधर ले चलते हैं, इसको उधर, तो 2x² एज राइट रखा हुआ है उधर, और ये प्लस का माइनस का 14x भी रखा हुआ है, और ये माइनस प्लस का 49 है, और ये उधर जाएगा तो माइनस का 169 हो जाएगा। कहने मतलब ये पूरा का पूरा ऐसे ही रखा, मैंने इसको उधर भेजा है, इधर 0 बचेगा, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इस 2x² को भी ऐसे ही रहने देते, और ये माइनस का 14x भी एज राइट है, यहाँ पे घटा देते हैं, 9 में से 9 जाएगा तो 0 आएगा, और उसके बाद 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा, और 1, तो माइनस का 120 बराबर 0 हो जाएगा। आपको साफ साफ देख रहे हैं, हम इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 2 से इसे डिवाइड भी, इसको हम 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो अगर हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से, तो ये बचेगा x² माइनस का 7x और माइनस का 2 छंगे 12 बराबर 0। ठीक है, ये अब हम 60 के ऐसे दो खंड करने हैं तो उन्हें घटाने पर 7 आ जाना चाहिए। अब हमें 60 के ऐसे दो खंड करने हैं कि घटाने पर इतना आए, तो आप 60 को तोड़ोगे तो 12 पंच 60 होता है ना, 12 पंच 60, तो 12 और 5 में टूट जाएगा। तो कहने मतलब मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूँ, x² अब माइनस का 12x प्लस का 5x और माइनस का 60 बराबर 0। राइट, अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस चीज को अब उसके बाद देखो ध्यान से, इसी का आगे प्रोसेस, इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन लिया, x कॉमन, तो बचे क्या, x माइनस 12। ठीक है, यहाँ से मैंने 5 कॉमन ले लिया प्लस, तो यहाँ से बचेगा x माइनस 12 बराबर 0। तो एक में आपका आ जाएगा x माइनस 12 और एक में आ जाएगा आपका x प्लस 5 बराबर 0। तो ये हो जाएगा, अगर x प्लस माइनस 12 बराबर 0 करते हो, x बराबर आपके पास 12 आंसर आएगा, और अगर आप x प्लस 5 बराबर 0 करते हो, x बराबर -5 आएगा, और ये क्या है, ये आपका अमान्य होगा, क्योंकि साइड जो होती है कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, तो हमारा आंसर ये x बराबर 12 वाला हो जाएगा। यानी उसके त्रिभुज का आधार कितना होगा, 12 सेंटीमीटर, लिख दें यहाँ पे, त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार बराबर 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई 12 माइनस नहीं, x माइनस 7, यानी 12 माइनस 7, तो कितना बचा, 7 5 5, और ऊंचाई तो दिया ही, कर्ण दिया ही था उसका। ठीक है ना, तो इस प्रश्न को कुछ इस तरह से हमें करना था। क्वेश्चन बड़े थोड़ा सा है लेकिन आसान है, बड़े जरूर हैं लेकिन आसान भी है, इस चीज को आप ध्यान रखो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, बहुत आसान है क्वेश्चन, सब में देखो हर बार द्विघात समीकरण ही लगवाने की कोशिश कर रहा है। 6 नंबर देखते हैं, कहता है एक कुटीर उद्योग की बात है जो कि एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, हमें नहीं पता कितने करता है। विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग का जो निर्माण होता है, जो नग बनता है, उसमें उसे जो रुपए में लगता है पैसा, एक दिन में किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। जो बर्तनों की संख्या है उसके 2 गुने उसके 2 गुने से 3 अधिक थी। तो उस दिन कुल मिलाकर के कितने बने बर्तन, यानी कितने रुपए का लागत हुआ, 90 रुपए की थी। तो कहता है निर्मित बर्तनों की संख्या तथा प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप मुझे बताइए। क्या ऐसे क्वेश्चंस का आप समीकरण बना सकते हो, क्योंकि जब तक आप समीकरण नहीं बना पाओगे तब तक नहीं समझ में आएगा। तो आप इस प्रश्न को देखो, इसने एक वर्ड बोला है कि जो यहाँ पर जो प्रत्येक नग का जो निर्माण होता है वो उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, यानी प्रत्येक नग का निर्माण। तो यहाँ पर हम प्रत्येक नग की लागत को मान लेंगे, प्रत्येक नग की लागत को मानेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माना प्रत्येक नग की लागत बराबर रुपए। ठीक है, फिर उसने कहा बर्तनों की संख्या, तो उसने कहा बर्तनों की संख्या, सॉरी इस चीज को थोड़ा नीचे ला,
और इसको उठा के, बात यह है कि हम यहाँ पे माने क्या, माना बर्तनों की संख्या बराबर x है, ठीक है ना। अब x रुपए में कैसे हो सकता है, x है और इसको हम हटा दे रहे हैं। हमने ये मान लिया कि जो बर्तन एक दिन में बनते हैं वो x बनते हैं। अब उसने कहा प्रत्येक नग की लागत कितनी है, तो यहाँ पर इस लाइन को पढ़ो, प्रत्येक नग का जो निर्माण होता है वो उस दिन बने बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। बने बर्तनों की संख्या x थी, उसके दुगने से 3 अधिक है। कितने रुपए उसकी लागत है, यानी एक बर्तन बनाने में इतने रुपए लगता है। अगर एक बर्तन इतने रुपए बनता है तो इतना। अब उसने आगे क्या कहा है बच्चों कि कुल निर्माण में 90 रुपए लागत लगती है। कितना, कुल निर्माण में 90 रुपए लगता है। तो ये बताओ कुल निर्माण कैसे हुआ, हमें बर्तन की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर एक लाइन लिखी है उस दिन कुल निर्माण की लागत, यहाँ पर लिखेंगे कुल निर्माण की लागत प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार डालते हैं, प्रश्नानुसार कुल निर्माण की लागत, कुल निर्माण की लागत बराबर कितने हैं, रुपए। अब मुझे ये बताओ कि अगर x बर्तन बन रहे हैं और एक बर्तन में इतने रुपए लग रहा है, इतने रुपए लग रहा है चार्ज, ये रुपए में है, तो बताओ कुल रुपया कितना लगेगा। यानी एक बर्तन इतने रुपए में बनता है तो x बर्तन बनाना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, है ना। यानी x और ब्रैकेट में 2x + 3 आपस में मल्टीप्लाई होता है, तब जाकर वो 90 रुपए के बराबर, क्योंकि इधर से टोटल पैसा दे दिया है और इधर से टोटल पैसा कब आएगा, जब हम एक बर्तन की कीमत में मतलब कि कुल बर्तन की एक बर्तन की कीमत को कुल बर्तनों की संख्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक ना। चलो तो जब ये चीज हम कर देंगे तो x का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x², इसमें करोगे तो प्लस का 3x बराबर 90 हो जाएगा। आप तो क्या करोगे, इसको इधर बुला लो, तो 2x² प्लस का 3x माइनस का 90 बराबर 0। अब 90 दूना 180 होता है, 90 दूना, क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई 180 में 90 में करेंगे तो 180, 180 फैक्टर करो 90 बार जाएगा, फिर 2 से 45 बार, फिर 2 से नहीं बल्कि 3 से 15 बार, फिर 3 से 5 बार, फिर 5 से, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि घटाने पर 3 लाना है। क्या करना है, इसको घटाने पर 3 आना चाहिए। तो बताओ 180 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 दूना 4 3 12 और 12 और 15, 12 और 15 लोगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, तो घटाने पर लाना है। और साथ में बड़ा नंबर प्लस में है, इसमें हम 2x² और प्लस में हम 15x ले लेंगे और माइनस में 12x ले लेंगे, माइनस का 90 बराबर, ठीक। यहाँ पर क्या करेंगे, 2x नहीं कॉमन है, बस x कॉमन है, तो बचेगा 2x + 15 और माइनस के यहाँ से 12 नहीं बल्कि 6 कॉमन होगा, सिर्फ 6, है ना। तो 6 कॉमन ले लो तो 2 6 दूनी 12 होता है, 6 दूनी 12 2x और माइनस 15 6 90 बराबर 0। अब इसके आगे का प्रोसेस इधर देखोगे आप, इन दोनों में से 2x + 15 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और एक ब्रैकेट में x - 6 हो जाएगा बराबर 0। अब लिखेंगे यदि 2x + 15 बराबर 0, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 2x बराबर -15, x बराबर -15/2, ठीक ना। अब ये चीज जो आंसर आया है ये क्या है, ये अमान्य है। क्या है, अमान्य, क्योंकि कभी भी बर्तनों की संख्या अपान में नहीं हो सकती और दूसरी बात सबसे बड़ी कि ऋणात्मक नहीं हो सकती, ठीक है ना। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यदि x - 6 बराबर 0 लेंगे तो हमारे पास आएगा x बराबर, तो बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, x हो जाएगा। तो उसने प्रश्न में यही पूछा है कि बर्तनों की संख्या बताओ और नग की प्रत्येक नग की लागत बताओ। तो हमने यहाँ पर जो माना है उसी में हम रख देंगे, ठीक है ना। तो इस चीज को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा बनाने के लिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद यहीं पर नीचे लिख देते हैं, अतः बर्तनों की संख्या बराबर x थी, मतलब 6, और लागत प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत
बराबर क्या थी 2x, x मतलब 6 प्लस 3 मतलब 6 दूनी 12 3 15 है। यानी एक बर्तन 6 रुपए का है जिसमें 15 रुपए लागत बन रही थी, यानी टोटल 6 बर्तन थे और 15 रुपए लागत टोटल हुई, यानी 15 छक्का 90 दोनों मल्टीप्लाई करने पर 90 आ भी रहा है। इसको मतलब हमने जो आंसर निकाला है वो एकदम करेक्ट है। तो भाई यहाँ पर आपका ये चैप्टर क्या हो जाता है, मतलब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को फिर से एक बार देखिए, क्योंकि बार बार जब देख लोगे एक दो बार तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे एक ही बार में समझ में आ गया होगा। बस बच्चों मेहनत करने की जरूरत है, बस मेहनत करो, क्योंकि बिना मेहनत से कुछ भी नहीं होना, इसलिए मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो बढ़िया से। और बाकी चीज़ों को मैं क्लियर ही करवा देता हूँ, बाकी तो मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको कि अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं जितना यहाँ पे करवाता हूँ उतने ही बस कर लो, मैं जितने पढ़ाता हूँ उतने प्रैक्टिस कर लो। हाँ, और प्रैक्टिस में इतना करवा दूंगा आपको कि अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतने प्रैक्टिस इतने क्वेश्चन करवा दूंगा कि आपका समय समय पर टेस्ट, समय समय पर प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है ना। तो बस आज की वीडियो में इतना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस। मिलते हैं हम लोग नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।